everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, NCERT हिस्ट्री 6 क्लास हम कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 4 पर आज पहुंच गए हैं। आई होप पीछे वाले सभी वीडियोस आपको अच्छे से समझ आए हों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आता है या आपको कोई इशू रहता है वीडियो के अंदर, तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक कर दें और कंप्लीट वीडियो देखें। ठीक है, बेसिक कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी को कवर करें, और अगर एडवांस स्टडी अगर आपको करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट हमने दे दी है चैनल पर, तो वहाँ पर जाके आप एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आपको एडवांस स्टडी कोई एक बुक पर्टिकुलर एक बुक से कोई उठा के आपको मटेरियल नहीं दिया गया है। ये आईएएस यूपीएस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस बेस उन किताबों से, उन नोट्स से आपको बना के दिए हुए हैं लेक्चर्स। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं इजी वे में आपको करवा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किताबें यानी वेद, जो पुराण है, ठीक है, जो ग्रंथ है, उनके बारे में बता रहे हैं। और कब्रें महापाषाणिक काल की ये बात कर रहे हैं, जहाँ पर कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे निशानी रखने करने के लिए कि यहाँ पर एक कब्र दफन है, इसीलिए। तो वो हमें क्या बताती है उसके बारे में हम जानेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह भी है। तो मेरी सोचने लगी, वेद क्या होते हैं। तो चलो पता लगाते हैं कि वेद क्या होते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, तो हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है हमारे भारत में पाए जाने वाले वेद। ठीक है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 4 वेदों की बात ये कर रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना, अगर ये सबसे पुराना है तो कब की गई थी? लगभग 3500 साल पहले हुई थी। लगभग 3500 साल पहले हुई थी। लेकिन ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र और जो कहानियाँ, काव्य, जो गद्य लिखे हुए हैं वो तो उससे भी पुराने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, ये सब क्या होते थे, ये जो ग्रंथ में जो काव्य, कविताएं और जो मंत्र दिए हुए हैं, ये सब पहले सभी को कंठस्थ रहते थे, याद रहते थे, बोल के इसका उच्चारण लोग किया करते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते थे। लिखना तो इसके बहुत बाद में हुआ है। तो ऋग्वेद लिखा कब गया? लिखा गया 3500 साल पहले। ठीक है, रचना हुई है इसकी 3500 साल पहले, लेकिन ये उससे पहले का है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। प्रार्थनाएं, ठीक है, प्रार्थना को कहते हैं सूक्त। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। कितने हैं सूक्त? 1000 है, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? प्रार्थनाएं बोलते हैं। तो सूक्त का मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से बोला हुआ। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से, ठीक है, देवी देवताओं को मद्देनजर रखते हुए ये सूक्त लिखे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत प्रमुख है, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम। ये हम कौन से काल की बात कर रहे हैं? हम ये ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ऋग्वेद जो वैदिक काल है वो 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, वो 2 भागों में बांटा हुआ है, जैसे ऋग्वेद काल, ठीक है, ऋग्वेद काल, और जो दूसरा है उसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम अभी बात करें ऋग्वेद काल की। ठीक है, तो उस काल के अंदर 3 देवता बहुत प्रमुख थे। कौन थे? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता जो थे वो आग के देवता थे। इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे और बारिश के देवता थे। और सोम जो है वो एक पौधा है ना, सोमपान आपने सुना होगा, जिससे एक खास तरह का क्या बनाया था? पीने वाली एक पदार्थ बनाया जाता था। ठीक है, शराब जैसा शायद। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक जो प्रार्थनाएं थी जिसे सूक्त कहा जा रहा है, उसकी रचना की किसने थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि ऋग्वेद लिखा बहुत बाद में गया, लेकिन पहले ये क्या होते थे? कंठस्थ किए जाते थे, याद किए जाते थे, इनका उच्चारण किया जाता था। ठीक है,
अधिकांश सूक्तों के रचयिता सिखाने और सीखने वाले पुरुष ही थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो सूक्त है, जो प्रार्थनाएं हैं भगवान की, इंद्र की, अग्नि की और सोम की जो प्रार्थनाएं हैं, वो को किसने लिखी है? जो गुरु सिखाते थे और जो सीखते थे वही थे। कौन थे वो? पुरुष थे। लेकिन कुछ महिलाओं ने भी इसकी रचना की है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है? इसके अंदर एक तो है अमला। ठीक है, अमला नाम की है ऋषि, और दूसरी है घोष। ठीक है, याद रहेगा आपको, अमला और घोष। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल की दो कौन हुई है? हाँ, ऋषि मुनि हुई हैं। ओके, याद रहेगा आपको। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कैसी थी? प्राकृत थी। संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? अगर ऋग्वेद लिखा गया है 3500 साल पहले, तो कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो प्राक संस्कृत में लिखा गया है या फिर वैदिक संस्कृति में लिखा गया है। क्लियर है? कौन सी संस्कृति में? प्राक संस्कृत में। संस्कृत में नहीं, प्राक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ी अलग है। क्लियर है? थोड़ी अलग है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा, भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाषा परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरंभ में उनके शब्द जो थे वो एक जैसे थे। शुरुआत में एक जैसे शब्द थे। जैसे मात्र जो है वो संस्कृत का शब्द है, माँ जो है वो हिंदी का शब्द है, लेकिन मदर जो है वो इंग्लिश का शब्द है। तो क्या है? ये एक जैसे ही है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम? एक परिवार का हिस्सा बोल देते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? तो समानता हमें सीधी सी नजर आ ही रही है। यहाँ पे मात्र है। ठीक है, बाद में इसको मात्र से त्र हटा दिया तो इसको बाद में माँ बोलने लग गए। ठीक है, और इंग्लिश में इसको म से ही मदर बोलने लग गए। क्लियर है? क्लियर है? इसमें मैं का उच्चारण सेम आ रहा है। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों के अंदर तिब्बत वर्मा की परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड के अंदर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो आप अलग अलग भाषाओं के बारे में कह रहे हैं। जिन जिन भाषाओं में आपने सुना है उनके बारे में सूची बनानी है। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था। ठीक है, श्रवण किया जाता था, याद किया जाता था उसको बोल बोल के, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। जब ये बिल्कुल तैयार हो गया था ऋग्वेद, लोगों ने इसको याद करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल याद होने लग गया था, उसके कई टाइम बाद में इसको लिखा गया था। इसे छापने का काम तो बहुत मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। छापा कब गया इसको? 200 साल पहले छापा गया, लेकिन ये पहले हाथ से लिखी हुई थी, उससे पहले इसको कंठस्थ किया जाता था। आई होप आपको ऋग्वेद अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना है, 3500 साल पहले पुराना है। कौन सी भाषा में लिखा गया? प्राक संस्कृत में लिखा गया है या वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर 1000 प्रार्थनाएं हैं जिसको सूक्त कहते हैं। कौन से किसके बारे में प्रार्थनाएं? अग्नि, सोम और इंद्र देवता के बारे में इसके अंदर दी हुई है प्रार्थनाएं। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और लिखा किसने? पुरुषों ने लिखा है, लेकिन अमला और घोष नामक दो विदुषियां हुई है जो स्त्रियों ने इसमें उपलब्धि प्राप्त की है ऋग्वैदिक काल के अंदर। इतिहासकार जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतिहासकार जो होते हैं वो पुरातत्ववेदाओं की तरह ही जो पुरातात्विक स्रोतों से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तो इतिहासकार भी वैसे ही हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन करते कैसे हैं।
ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, ठीक है। वार्तालाप के अंदर सूक्त क्या है, प्रार्थनाएं कैसे हैं, वार्तालाप के बारे में, जैसे कि एक गुरु ने कुछ बोला और शिष्य कुछ उसका उत्तर दे रहा है, या फिर शिष्य ने कुछ पूछा और गुरु उसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसे। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में दो पूजित नदियों व्यास और सतलुज के बीच में एक संवाद के रूप में सूक्त का एक अंश है। तो विश्वामित्र नामक ऋषि, ठीक है, एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच में वार्तालाप है, यानी 3 जनों के बीच में वार्तालाप एक सूक्त के रूप में दिया हुआ है। क्लियर है। 2 नदियां कौन सी है, व्यास और सतलुज, और विश्वामित्र के बीच में एक बात हो रही है। तो इन नदियों को मानचित्र हमने देख लिया था। व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है ना, किसकी है ये, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, ठीक है, और कश्मीर में ही बुर्ज वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसी पांडुलिपि को देकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखी गई है। क्लियर है। तो आप ये पढ़ लेना सूक्त विश्वामित्र और नदियों वाला, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे नदियों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे सरस्वती दी हुई है, सिंधु दी हुई है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनका नाम ऋग्वेद के अंदर नहीं है। तो आप उन 5 नदियों का नाम लिख देना जिसका जो ऋग्वेद में ना आपको सुनने को मिले, ठीक है। क्लियर है, एक बार आप ये पढ़ लेना। मवेशी, घोड़े और रथ, इनका क्या यूज करते थे वो, इनका क्या महत्व था आर्यों के जीवन में। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। मवेशियों के लिए, गाय वगैरह के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे कौन से, पुत्रों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत लिए जाते थे। क्लियर है। ऋग्वेदिक जो समाज था, ठीक है, वहाँ की जो राज व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो थी कबीलाई थी, ठीक है। वहाँ पे कोई राजा नहीं था, कोई धन वगैरह नहीं था, क्योंकि अभी सिक्के प्रचलन में आए नहीं थे, ठीक है। सिक्के प्रचलन में नहीं आए थे, कोई मुद्रा प्रचलन में अभी इतनी आई नहीं थी, ठीक है। तो फिर क्या जीतेंगे, किसको वो धन मानते थे, वो धन मानते थे मवेशियों को, गायों को, ठीक है। तो युद्ध करते थे किसके लिए, गायें जीतने के लिए। जिसके पास ज़्यादा गायें वो ज़्यादा अमीर। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छी चारागाह हो, जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जाता हो, ठीक है। लड़ाइयाँ किस लिए होती थी, मवेशी जीतने के लिए और ज़मीन लेने के लिए, जहाँ पे चारागाह अच्छा हो। चारागाह अच्छा होगा तो मवेशी पालने में क्या होगी, आसानी होगी। और क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर मवेशी पालने में आसानी होगी तो प्रजनन की शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, और क्या होगा, मवेशियों की संख्या बढ़ती रहेगी। क्लियर है। तो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों को और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग तो सरदार रख लेते थे और कुछ भाग पुरोहित को दे दिया जाता था। क्लियर है। सरदार जो कबीलाई हेड होते थे वो रख लेते थे, ठीक है, और कुछ भाग किसको दे दिया जाता था, पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन जो होता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। क्लियर है। ये कबीलाई संरचना है, ठीक है, कोई राज्य नहीं है कि इसका सारा का सारा जो धन है वो कुबेर के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, ठीक है, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति अनाज की दी जाती थी और घी की दी जाती थी। इस वक्त कोई भी पशु बलि का प्रचलन नहीं था, ना ही कोई मंत्र उच्चारण होते थे, ठीक है। यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ किसको दी जाती थी, देवी देवताओं को दी जाती थी। और घी, अनाज और ये जानवरों की आहुति कभी कभी दी जाती थी, लेकिन ऋग्वेद में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं जानवरों की आहुति देने की, ठीक है। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना थी नहीं, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, ठीक है। सभा, ठीक है ना, जो सभाएं थी, सभा थी, ये एक हेड संस्था थी, ठीक है। ऋग्वेदिक काल के अंदर सभा जो थी वो हेड संस्था थी, किसकी, ऋग्वेदिक की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर समितियां भी मिलती है, ठीक है। युद्ध व शांति के लिए सलाह मशवरा यहाँ पे किया जाता था। यहाँ
ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कैसा हो, सरदार कैसा हो, बहादुर और कुशल हो। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। क्लियर है। मवेशी और घोड़ों का क्या यूज था, और रथों का युद्ध के लिए, ठीक है। और उसके अलावा यज्ञों का भी प्रचलन था, ठीक है। और युद्ध में कौन जाता था, पुरुष जाते थे, और सभाओं में लोग मिलते जुलते थे। क्लियर है। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। लोगों की विशेषता, जैसे कि आज हम किसी को महात्मा कह दें, ठीक है, कि ये महात्मा संत है, ठीक है। और अगर किसी को कोई उपलब्धि मतलब किसी को नेम देना हो, है ना, उपलब्धि वाला नाम देना हो किसी को, तो उस वक्त क्या कहते थे, लोगों की विशेषता वाले शब्द क्या थे। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है, ठीक है। तो ऋग्वेद में अपने देखते हैं विशेषता वाले कौन कौन से शब्द थे। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग कौन थे, राजा थे, ठीक है। वर्गीकरण देख लिया, काम के आधार पर होता था ऋग्वेदिक काल में। ये राजा वैसे नहीं थे जैसे कि अपने बाद में पढ़ेंगे। ये राजा कैसे होते थे, स्थानीय होते थे, ठीक है। ये ना तो बड़ी बड़ी राजधानियों में रहते थे, ना ही महलों में रहते थे, ना ही कोई बड़ी सेना होती थी इनके पास में, ना ही ये टैक्स लेते थे, जैसे अपने बाद में देखते, जैसे अकबर हो गए, अशोक हो गए, ठीक है। तो ऐसे राजा नहीं थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं था, ठीक है। बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। ये किसको चुनते थे, अपना सरदार जो बहादुर हो और शक्तिशाली हो, ठीक है, उसको चुनते थे। राजा क्या करते थे फिर, ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास सेना नहीं थी, महलों में नहीं रहते थे, तो राजा करते क्या थे, राजा के ऊपर अपने कबीले की सुरक्षा का कर्तव्य होता था, ठीक है। वो युद्ध के अंदर अपने कबीले का संरक्षण करते थे, अपने कबीले का नेतृत्व करते थे, और उसकी सुरक्षा करने का काम हुआ करता था इनका, ठीक है। क्लियर है। और जो धन लाते थे वो इकट्ठा करके उसको बराबर बांट दिया जाता था, जिन लोगों के अंदर बांटना होता था। क्लियर है। ये काम किया करते थे राजा उस वक्त। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। तो वैसे वर्गों के लिए काम के आधार पर जैसे पुरोहित और राजा, और जनता के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक का मतलब था जन, जिसका हिंदी और मतलब कि हिंदी वाली भाषाओं में आज भी होता है जनता, जिसको अपने बोलते हैं। दूसरा था विश। विश जो है, इससे वैश्य शब्द निकला है, ठीक है। तो वैश्य अपने आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए इन्हें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, और यदुजन या विश जैसे उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है। याद रहेगा, जनता के लिए विश और जन। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है तो भरतजन, ठीक है ना। क्लियर है। ये हमें जाना पहचाना लग रहा है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्लियर है। जिन्होंने ये प्रार्थनाएं लिखी थी, सूक्त लिखे थे 1000 ऋग्वेद के अंदर, प्राकृतिक संस्कृत के अंदर, ठीक है। वे लोग अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। वे अपने विरोधियों को दास का कहते थे। जो उनका विरोध कहते थे उनको कहते थे दास या दस्यु। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। यज्ञ नहीं करते थे मतलब वो यज्ञ का विरोध करते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। बाद में क्या कहने लग गए, दासी, और इसका मतलब क्या हो गया, बाद में चलकर गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, ठीक है। तो मतलब वो उनके विरोधी हुए ना, तो पहले भी विरोधी के रूप में ही ले रहे थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी मालिक चाहते थे उनसे सब करवा लेते थे, ठीक है। उनको सब करना पड़ता था। क्लियर है। पहले दास किसको कहते थे, आर्य। जो उनके विरोधी होते थे आर्य उनको दास कह देते थे। बाद में दास का स्त्रीलिंग क्या हो गया, दासी हो गया, और उसको क्या कहने लगे, गुलाम, ठीक है। क्लियर है। याद रहेगा आपको ये पूरा पॉइंट। तो अब बात आती है, हमने ऋग्वेद काल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं देखने को मिलता, बस पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया है, ये बस बात बताने को मिल रही है इसके अंदर। लेकिन राज व्यवस्था और हमने सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक हमने देख ली है। अब बात आती है महापाषाण काल की, ठीक है। खामोश प्रहरी
कहानी महापाषाणों की। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, तो अपने अगले पृष्ठ के चित्रों को देख लेते हैं। देखिए ये देखिए चित्र में अपने को दिख रहा है कि ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये क्या बताना चाहते हैं, ये अपने को चित्र दिखाकर कहना चाहते हैं, ये जो शिलाखंड है महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने लगाए गए थे। मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पत्थर किसी को दफन करने के बाद में लोगों ने करीने से लगा दिए थे, ठीक है, साइडों में लगा दिए थे, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई है। 3500 साल पहले तो ऋग्वेद की रचना हुई है, ठीक है, और उससे भी पहले क्या हो गया था, हमारा महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। ये प्रथा कब कहाँ कहाँ पे है, ये प्रथा कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ पे? दक्कन में, दक्षिण भारत में, ठीक है, उत्तर पूर्व में और भारत और कश्मीर में, ठीक है। तो ये मतलब पश्चिम की ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण जो है वो पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कुछ तो महापाषाण जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, वो जमीन के ऊपर ही दिखा दिए जाते हैं। मानते हैं कि ये समतल जमीन है, यहाँ पर किसी की, मान लीजिए यहाँ पर कब्र है, यहाँ पर एक शव लेटा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, निशानी लगा दी बड़े बड़े पत्थर रख के, ठीक है, कि यहाँ पर एक कब्र है। लेकिन कुछ क्या है कि ये जमीन है और यहाँ पर कब्र दफन है और इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए इन्होंने, ताकि जब कोई खुदाई करे तो पता चल जाए इसके नीचे शव है। तो ऐसे ही हमें मिले हैं कि कुछ तो महापाषाण जमीन के ऊपर है, कुछ जमीन के नीचे हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है, ठीक है, क्लियर है। ये एक ही मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। तो क्या कह रहे हैं, महापाषाण के निर्माणों के लिए लोग कई तरह के लोगों को काम करने पड़ते थे। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई प्रकार के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खड्डे को खोदेंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, मरे हुए को दफनाएंगे, शिलाखंडों को ढोकर, मतलब दफनाएंगे बाद में, है ना, पहले खड्डे खोदेंगे, शिलाखंडों को ढोकर लाएंगे, बड़े पत्थरों को तराश लेंगे, ठीक है, यहाँ ऐसे होगा, खड्डे खोदेंगे, बड़े पत्थरों को तराशेंगे, फिर उनको ढोकर लाएंगे और फिर मरे हुए दफनाकर उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इन सब कमरों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। तो देखो दफनाने की क्या विधि है, दफनाने की विधि है महापाषाण में, जहाँ पे बड़े पत्थर है, कह रहे हैं कि इसमें मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में जब कोई एक्सपायर हो गया, उसको मिट्टी के बर्तन, मतलब एक मिट्टी का बर्तन बना दिया, लाल और काले रंग का, ठीक है, काले और लाल रंग का बर्तन होता था, उसके अंदर रखकर दफना दिया जाता था। इसके साथ में मिले हैं कुछ लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर के और सोने के गहने मिलते हैं। मतलब कि इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने अपने वही जो पहले वाला सिस्टम था ना, वो सब स्टार्ट चल ही रहा था, ठीक है। लेकिन इसके साथ में अब हम देख रहे हैं यहाँ पर घोड़े के कंकाल, जो पहले नहीं देख रहे थे, लेकिन लोहे के औजार, ठीक है, लोहे के औजार भी हमें पहले वाले कब्रें जो थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर, उन कब्रों में नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता है? तो नहीं होता। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा के शहरों में, वहाँ पर कांसे का उपयोग होता था, ठीक है। तो एकमात्र एक ऐसी धातु थी जो अब नई यूज में आने लगी थी, इसीलिए हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, लोहे का सामान आप ये देख सकते हैं, ठीक है, बाएं और लोहे के सामान, ठीक है, ये रहा, और नीचे कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी है, ठीक है, ये है कुल्हाड़ी, ये वाली, और ये कटार है, और ये आप देख सकते हो घोड़े के लिए सामान है, क्लियर है।
लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करते हैं कि क्या सामाजिक असमानताएं थी। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है, तो जिसके पास ज्यादा है यानी वो अच्छे घराने से था, जिसके पास कम है वो अच्छे घराने से या फिर अमीर घराने से नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में क्या मिलते हैं, 33 सोने के ब्रह्मगिरी जगह है, मानचित्र प्रश्न नंबर 13 पर। ये दूसरे पार्ट में चला गया, एक बार अपने देख लेंगे। ठीक है, तो ये व्यक्ति की कब्रें यहाँ पर हमें क्या मिला है, कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो दूसरे कंकालों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग सरदार थे और कुछ क्या थे, दूसरे अनुयायी थे। ठीक है, क्लियर है। हो सकता है पुरोहित वर्ग के हो लेकिन वो सरदार ना हो, लेकिन फिर भी उनके कब्रों में हमें क्या मिल रहे हैं, सोने की चीज़ें मिल रही है। तो आई होप आपको ये पॉइंट पूरा समझ आ गया होगा। ये सामाजिक असमानता दर्शाती है कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे। किसी की कब्र किसी का धर्म या जाति नहीं बताती है। ठीक है, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? तो खास परिवार, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को दफना दिया होगा बाद में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये क्या दर्शाते थे, महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो बताते हैं कि ये एक ही परिवार के लोग रहते होंगे जिसको एक ही समय में मतलब अलग अलग बार एक ही स्थान पर दफना दिया हो गया होगा। ठीक है, बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ठीक है, कौन से रास्ते से, पोर्ट होल के रास्ते से। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों से चिन्हों का काम करते थे। अब यहाँ पर क्या लगाते थे, ये गोल पत्थर लगा देते थे, जिससे क्या होता था, निशानी रहती थी कि ये पोर्ट होल का रास्ता है। ठीक है, यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने सिस्टम, मतलब इन्होंने बोला कि ज़्यादा ज़मीन अपनी खराब नहीं करेंगे, एक परिवार के सदस्य पूरे एक परिवार के सदस्यों को एक ही जगह पर दफना दिया जाएगा। ये कहाँ मिल रही है, महापाषाणिक संस्कृति के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इनाम गांव की बात कर रहे हैं, मानचित्र 2 में प्रश्न नंबर 13 पर इनाम गांव देखना है। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफना दिया जाता था। तो एक बार मैं इस मानचित्र का स्क्रीनशॉट लेकर आपको टेलीग्राम पर छोड़ दूंगी। ठीक है, आप वहाँ पर ये पूरी लोकेशन जो है वो देख लेना। ठीक है, मैं उसके ऊपर टिक कर दूंगी सभी लोकेशन पर, आप एक बार वो देख लेना। ठीक है, जिससे कि अपने भूले नहीं, जगह अपने को याद रहे। क्लियर है, इनाम गांव की बात कर रहे हैं। 3600 साल पहले यानी ऋग्वेद की राइटिंग लिखने से बाद की बात करें, 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे। यहाँ इनाम गांव में यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में लेटाकर सीधा लेटाकर दफना दिया जाता था। और सिर कैसा होता था, उत्तर में होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था, ऐसे बर्तन में शायद जिसमें वो खाना खाते पानी पीते हो, साथ में दफना दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, तो 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में, संदूक आपने देखा ही होगा है ना, यूं ऐसे बनाया होता है संदूक और इसके 4 पैर होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इस संदूक में दफना दिया उसको। और ये बस्ती के बीच में बसा हुआ घर जो था वो सबसे बड़े घरों में था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी देखने को अपने मिल रहा है और शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, तो पैर मुड़े हुए थे, दैट मीन्स शायद उसको कोई बीमारी होगी, पोलियो जैसी शायद। ठीक है, और अनाज का गोदाम मिल रहा है, तो दैट मीन्स, और ये क्या होगा ये सरदार का घर होगा। ठीक है, शायद ये सरदार का घर होगा क्योंकि सारा अनाज यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है और ये गांव का सबसे बड़े घरों में से एक घर था। ठीक है, और कोई शव ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ पर किसी को बड़े से संदूक में लिटा दिया गया होगा। क्लियर है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। कंकालों से अपने को क्या पता चलता है, जो कंकाल छोटे होते हैं उससे अपने को बच्चों का पता लगता है, और जो कंकाल, लेकिन इससे बच्चे या बच्चे के बीच में फ़र्क नहीं पता चलता कि ये लड़की का कंकाल है, छोटे लड़के का कंकाल है, उससे नहीं पता चलता छोटे आकार के कंकाल से। ठीक है, तो कंकाल किसी स्त्री का है या पुरुष का ये पता लग सकता है। ठीक है,
ये हमें पता लग सकता है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगा लेते हैं। कैसे? यदि कंकाल के साथ में गहने मिले हैं तो कई बार कंकाल महिला का मान लिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी है कि किसी किसी संस्कृति के अंदर महिला और पुरुष दोनों ही गहने पहनते होंगे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी हड्डियों की जांच करना। ठीक है, क्योंकि महिलाओं का जो महिलाएं जो होती है वो बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उनका जो कटी प्रदेश होता है या फिर जो कूल्हा होता है वो पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। इससे क्या पता चलता है? कंकाल के लिंग का पता लग जाता है, और क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच में भेद पता लग जाता है। ठीक है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। 2000 साल पहले उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ठीक है, 2000 साल पहले ये वैद्य हुए थे, चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। वे कहते हैं मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ठीक है, यह रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी साथ में जोड़कर संख्या बता दी होगी। तो ठीक है, क्लियर है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? इनाम गांव में पुरोहितों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशानों से यह अंदाजा है कि लोग इन्हें खाते होंगे। जानवरों की हड्डियां तो हड्डियों पर काटने के निशान है, तो पता लग गया लोग खाते हैं इसको। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांबर, चितक, बरा और हिरन, कृष्ण मृग, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर की जैसी रसबरियां यहाँ पर क्या की जाती थी? इकट्ठी की जाती थी। ठीक है, क्लियर है। ये लोगों का काम था, मतलब लोग इनकी खेती करते थे। ठीक है, पशुपालन चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, और साथ में क्या थे? खेती करते थे। इन सब की बिना खेती के तो ये आ नहीं पाएंगे, और उसके अलावा रस भरियाँ चीज़ें ये खाया करते थे उस वक्त। ठीक है, क्लियर है आपको? क्या कह रहे हैं? एटनस में चीन देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ मिल रहे हैं? चीन में। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या वे उन्हें पुत्र होंगे? फिर अन्य हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां गर्मी से चटक कर इनके अंदर क्या पड़ जाती थी? दरारें पड़ जाती थी। ठीक है, जो भविष्य बताते थे इन दरारों को ध्यान से पढ़कर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो कभी कभी ये भविष्यवाणी गलत भी हो जाती होगी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए थे। कांसे के बर्तन इसमें शामिल है, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद के राजा और इन राजा के बीच में फर्क बताओ। तो सीधी सी बात है, ऋग्वेद के जो राजा थे वो कबीलाई थे, उनके पास में इतनी दौलत थी नहीं। ठीक है, और वो ऐसा कुछ नहीं करते थे, युद्ध जीतेंगे या नहीं, फसलें अच्छी होंगी या नहीं, पुत्र होंगे नहीं। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो हमने ऐसा ऋग्वेद के अंदर नहीं पढ़ा कि वो लोग क्या करते होंगे, मांस वगैरह खाते होंगे। ये हमने ऋग्वेद के अंदर हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन दुग्ध उत्पादन तो जरूर करते थे वो लोग। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। ये जो उपयोगी शब्द थे ये हमने पूरे देख लिए हैं, कुछ भी इसमें रहा नहीं है। और ये वेदों की रचना हमने पढ़ ली है। महापाषाण के निर्माण, इनामगाम और चरक हमने सब पहले पढ़ लिया है। ठीक है, आप ये सुमेल कर लेना, ये सीधा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आप ये कवर करना खुद, अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा है तो। आई होप आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस आपको अच्छे से आराम से मिलते रहें और आप अच्छे से स्टडी करते रहें। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। तो लाइक कर दे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।